मद्दे मुकाबले में खुश आमदीद। मैं हूं रबिया एहसन, मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले इमरान खान ने हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च जहाद करार दे दिया। खान की जरदारी पर कड़ी तनकीद, चोरों की गुलामी से मरना बेहतर। इमरान खान का गुस्सा आखिरी हदों को छूने लगा। इसके अलावा बात करेंगे तोशा खाना केस की। इलेक्शन कमीशन कल फैसला सुनाएगी। नोटिस जारी, क्या तोशा खाना के केस के जरिए इमरान खान को मुकम्मल तौर पर सियासत से नॉकआउट किया जा सकता है। इसके अलावा बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की इमरान खान के मुमकिन लॉन्ग मार्च को रोकने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इंतजामिया सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारी मुकम्मल रखे। कोई गैर कानूनी काम होगा तो अदालत छुट्टी के दिन भी दस्तयाब होगी। हमारे हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो नताइज संगीन होंगे। सुप्रीम कोर्ट के अहम रिमार्क्स। दूसरी जानिब इमरान खान ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इसके अलावा बात करेंगे गरीब अवाम के टैक्स के पैसों से वजीरों मुशीरों में करोड़ों रुपए की महंगी तरीन बुलेट प्रूफ गाड़ियां बांट दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की खुसूसी इजाजत से कौन कौन सी बुलेट प्रूफ गाड़ियां कौन से वजीरों मुशीरों के जेरे इस्तेमाल है, एक्सक्लूसिव तफसीलात हमारे पास मौजूद है। कोशिश करेंगे उनको भी आज के प्रोग्राम में कवर करें। क्लासेस साहब, फर्स्ट सेगमेंट में हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। दरखास्त को तो मुस्तरद कर दिया गया है, बट द रिमार्क्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। बड़े जो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे वो बड़े मानी खेज थे। बिल्कुल आपने सही कहा है। और हमारे साथ फैसल चौधरी साहब मौजूद हैं। जी, मैं पूछ लेती हूँ, हमारे साथ मौजूद है फैसल चौधरी साहब? जी जी जी। तो ये क्योंकि ये सारे खान साहब के सारे केसेस ऑलमोस्ट यही देख रहे हैं, बल्कि पीटीआई के जितने भी लोग जेर अताब आते हैं तो सबसे पहला जो बंदा रश करके जाते हैं हमें नज़र आते हैं, खान साहब से लेके पार्टी वर्कर तक, शहबाज गिल साहब हूँ, दीगर जितने भी थे, तो वो हमें फैसल चौधरी साहब नज़र आते हैं। तो मेरा ख्याल फैसल चौधरी साहब से पूछ लेते हैं कि फैसल, इससे पहले कि हम सुप्रीम कोर्ट के उस पर जाएँ, ये बताएं कल तोशा खाना का केस आ रहा है सर, उसका फैसला आ रहा है, आपकी क्या रीडिंग है सर? क्या फैसला आने वाला है? वकीलों की, आप जैसे अगर यंग वकील होंगे, लेकिन एक आपकी फैमिली की हिस्ट्री है, पॉलिटिक्स की है, लॉ की है, आपकी रीडिंग क्या है कि कल क्या फैसला आ रहा है सर? देखिए सर, कल क्या फैसला आ सकता है उसमें ये मफरूजा ही बंदा कर सकता है, प्रोडिक्शन आदमी तो की नहीं जा सकती। रीडिंग सर, रीडिंग उसमें ये है कि देखिए जो इल्जामात रेफरेंस पे लगाए गए हैं इमरान खान साहब के ऊपर, वो तो कोई ऐसे सब्सटैंशियल इल्जामात है नहीं। उसकी भी वजह यह है कि जो नॉन डिक्लेरेशन की बात की गई वो कोई इलेक्शन नामजदगी के फॉर्म्स के साथ वाले कागजात तो थे नहीं। वो तो एक रूटीन का फॉर्म भी होता है जो कि हर साल ये एहसास डिक्लेयर किए जाते हैं। और इमरान खान साहब ने जो उसकी अमाउंट थी, जो वो तोशा खाना के जो तहफ़ थे जो खरीद करके उन्होंने बेचे, तो वो उन्होंने डिक्लेयर की हुई है। और उनके खिलाफ इस मामले में कोर्ट की तरफ से, किसी अदालत की तरफ से कोई इनके खिलाफ डिक्लेरेशन नहीं है। तीसरा, ये इसके 3 महीने होते हैं इलेक्शन कमीशन के पास, अगर कोई ऐसी चीज हो तो उसका भी ये ट्राइब्यूनल को भेजना होता है या ये सेशन कोर्ट को भेजा जा सकता है, तो वो भी लिमिटेशन से पार है। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन को एक बड़ा नॉवल किस्म की एक देखनी पड़ेगी कि क्या इन सब एडवर्स जो सिचुएशन मौजूद हैं उसमें पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी है, जिसका सबसे मकबूल लीडर है पाकिस्तान की तारीख में, ये होता रहा है नेशनल अवामी पार्टी के साथ जो हुआ, और ये डिस्क्वालिफिकेशन वाले मामला जो हैं उनके पॉलिटिकल असरात भी बहुत बुरे होंगे और लीगली भी ये फर्स्ट इंप्रेशन है। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें सेनेटी प्रवेल करेगी और फैसला जो है वो बेहतर आएगा, इंस्टेड जो कि ऐसा है जिससे ऑलरेडी जो पोलराइजेशन है वो बढ़ जाए या मतलब उससे तलखियां और बढ़ जाए। अच्छा फैसल, आपने बड़ी बैलेंस्ड बात की है, लेकिन जो दूसरी साइड पे है, मतलब वो कहते हैं कि हमारी बारी तो ये सैनिटी प्रवेल नहीं की थी। उस वक्त उमर डार साहब जो हैं, ये सारे वो हो गए, डार साहब जो हैं, उस्मान डार सॉरी, वो उस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ चले गए थे। उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वहाँ से डिस्क्वालीफाई करा दिया था कि जनाब इनको तनख्वाह मिलती थी वहाँ से, उधर दुबई से कंसल्टेंसी की, इन्होंने वो उसको डिक्लेयर नहीं किया हुआ। अच्छा, नवाज शरीफ साहब के हम ये कहते हैं कि जनाब उस वक्त भी सैनिटी प्रवेल नहीं की, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनकी सामने आई थी कि उन्होंने अपनी वहाँ पर उन्होंने अकामा लिया हुआ था और उसको तनख्वाह थी, उन्होंने तनख्वाह डिक्लेयर नहीं की थी। लेकिन खान साहब की दफ़ा वो लोग तो कहें कि जनाब आपकी दफ़ा आप कहते हैं कि पोलराइजेशन नहीं होनी चाहिए, सैनिटी प्रवेल करनी चाहिए, अदालतों के ज़रिए तो कोई वो किसी को ख़त्म नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आई एग्री विद यू ऑन पॉलिटिकल बेसिस के नवाज शरीफ साहब ख़त्म नहीं हुए, भुट्टो साहब नहीं हुए यार, और
और लोग थे जिनको सजाएं हुई नहीं ख़त्म, इमरान खान साहब भी ख़त्म नहीं होंगे, अदालतों में गुजरे, एग्री विद यू। लेकिन वो कहते हैं जब लॉ की बात आती है तो उस वक्त वो हमें मीडिया को भी टांट करते हैं कि आपको बैलेंस याद आ जाता है, सैनिटी याद आ जाती है, पोलराइजेशन याद आ जाती है। उस वक्त आप लोग ये नहीं कहते कि खान साहब ने भी वही काम किए, ओमिशंस किए हैं जो उन लोगों ने किए हुए थे। डू यू एग्री विद इट सर? देखिए, पनामा के बाद जो ख्वाजा आसिफ साहब का केस है, अभी लॉ ऑफ द लैंड तो ख्वाजा आसिफ केस है जी। ख्वाजा आसिफ केस में जो इंटेंशन है वो उसमें ये हुआ था कि जो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो वो अपना तनख्वाह थी वो टैक्स के असासों में डिक्लेयर की हुई थी और वो अपने नॉमिनेशन पेपर्स में डिक्लेयर की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इंटेंशन तो उनकी जो है वो देखनी पड़ेगी कि वो हो सकता है ओमिशन हो जाए यानी गलती हो जाए, लेकिन इंटेंशनली जो है वो एक्ट नहीं लग रहा। लिहाजा ख्वाजा आसिफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में रिवर्स हो गई थी जी। और यही उसके बाद फिर काफी सारे और केसेस भी अभी आ गए, उसमें यही असूल जो है रखा गया। अब इसी तो यही है कि इमरान खान साहब का जो मामला है उसको स्लाइटली डिफरेंट इसलिए है कि उनके जो कागजात नामजदगी हैं ये डिक्लेरेशन उनसे मुतालिक नहीं है। ये बाद में जो एक फॉर्म भी जमा होता है जो हर साल आपको याद हो तो होता है कि हर साल ये होता है कि काफी सारे मेंबरान की जो मेंबरशिप है वो सस्पेंड कर दी जाती है, फिर वो सासे जमा करते हैं, फिर वो रिस्टोर हो जाए। तो ये मामला उस तरह से है। और जो वो मामला अब सैनिटी अगर उस वक्त प्रवेल, लेट्स सपोज फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, आई डू नॉट एग्री विद द नवाज शरीफ साहब केस का तो बिल्कुल और था उनका, तो ये कोई डिनाई कर रहे कि उनके एवनफील्ड के अपार्टमेंट नहीं है या ऐसा, क्योंकि वो तो बड़ी ब्लेटेंट किस्म की इलीगलिटीज है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अगर ये भी कर लिएगा एक सैनिटी अगर वक्त पे नहीं प्रवेल हुई तो क्या उसका मतलब है कि सैनिटी प्रवेल ही ना करे? ये सैनिटी फैसल में आपकी बात काटूं फॉर आर्गुमेंट से एक बीइंग डेविल्स एडवोकेट, बड़ा इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट है। वो कहते हैं कि क्या वजह सारी सैनिटी जो है इमरान खान साहब की दफ़ा होती है, यहाँ दानियाल अजीज साहब वो हो जाए डिसक्वालीफाई हो जाएं, यहाँ पे उसके तलाल चौधरी साहब हो जाएं, निहाल हाशमी साहब तौहीन अदालत में हो जाएं, वो खैर है, गिलानी साहब हो गए, आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर थे, वो नाहल हो गए, उनको डिसीट कर दिया, नवाज शरीफ साहब खुद हो गए, वो चले गए। कहते हैं सारी सैनिटीज़ जो हैं ये सिर्फ इमरान खान साहब के लिए बचा कर रखी हुई हैं कि वो उन पे सुप्रीम को उसमें चले जाएं, उनमें तौहीन अदालत हो जाए, उन पे दहशतगर्दी के केसेस हो जाएं, उन पे तोशाखाना का आ जाए। सुप्रीम कोर्ट में आज वो गए तौहीन अदालत के लिए कि इस वक्त सब कुछ याद आ जाता है कि खान साहब जो है ना इनके लिए वो सैनिटी होनी चाहिए। दूसरी साइड जो है पीपल्स पार्टी या नवाज लीग जो हो, मैं मानता हूँ कि उनके भी अपने एक्ट्स ऑफ ओमिशन कमीशन है, बड़े बड़े क्राइम्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं थे, लेकिन सारी सैनिटी आप लोगों को लिए क्यों बचा कर रख ली गई है सर पाकिस्तान में? नहीं, ये तो कोई ऐसा लॉजिकल आर्गुमेंट ही नहीं है ना, इसमें लॉजिक क्या है? इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। ये तो ऐसी बात है जैसे दो हाई स्कूल के बच्चे लड़े आपस में, ये ऐसे थोड़ी होता है। संजीदा गुफ्तगू तो नहीं है ना सर ये किसी तौर पे भी। इसका क्या बंदा जवाब दे कि मतलब अगर एक चीज गलत, आप ये कह रहे हैं कि गलत नहीं सबके साथ गलत हो जाए फिर सबको सही कर, मतलब क्यों ये मामला जो है इसको इस तरह से किया जा रहा है? अगर एक चीज बनती है तो फिर तो चलो समझ में आती है, लेकिन अगर एक चीज बनती भी नहीं है, एक चीज में आप कोई चीज फॉल भी नहीं करती और धक्के से उसको कराना है, अब वो जो ये गलत कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब के हामी के, उनको बैठे पे तनख्वाह ना लेने से उनका पूरा फैसला तो पड़े। वो किसी ने पढ़ाई भी नहीं की है, ऐसे ही एक मीडिया पे आके पॉलिटिकल आर्गुमेंट जो है वो लीगल साइड पे तो न फिट होता है। उसका पूरा 2 मेंबर उसका जजमेंट और है, वो किसी और बुनियाद पे है, लेकिन वहाँ पे वो जो है वो सामने झूठ बोला गया, फिर पनामा में आया। ना तो इमरान खान ने ना या पीटीआई ने या आपके लोकल मीडिया ने भी थोड़ी स्टोरी ब्रेक की थी, वो एक इंटरनेशनल स्टोरी ब्रेक हुई। उस स्टोरी के जो आगे से कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो अपना सामने आए उसका, और इससे तक ये तो पूरी एक डेलिब्रेशन है, एक पूरा जो है वो कॉन्कॉक्टेड है, स्टोरी बनाई गई है, ऊपर एक ऑर्केस्ट्रेटेड मूव है, क्योंकि पॉलिटिकली डिफीट नहीं कर पा रहे इमरान खान को, उसको जो करते हैं वो फैसल बड़ा अच्छा आर्गुमेंट दिया। लेकिन ये बात तो फिर ये सब पार्टीज कहती हैं कि जनाब के
कि हमें ये पॉलिटिकली तौर पर डिफीट नहीं कर सकते, तो फिर अदालतों के ज़रिए या मार्शल लॉ के ज़रिए या किसी और के ज़रिए हमें डिसक्वालीफाई करा दिया जाए। पीपल्स पार्टी भी सारी उम्र यही कहती रही, आपको पता है बेनज़ीर भुट्टो साहब हूँ, जरदारी साहब, गिलानी साहब और बहुत सारे थे, वो यही कहते रहे हैं। फिर नवाज शरीफ साहब की पार्टी भी यही कहती रही है, अब आप भी वही बात कह रहे हैं। एंड आई एग्री टू योर आर्गूमेंट कि अदालतों के ज़रिए तो लोगों को लीडरशिप ख़त्म नहीं होती, लेकिन फिर तो सब पार्टीज़ के पास एक ही आर्गूमेंट है कि हमें कुछ ना कहें जी, कि हम तो अबव द लॉ हैं, अबव द बोर्ड हैं, कि आप हमें आके फिर आके सियासी मैदान में मुकाबला नहीं करते तो जेलें करा देते हैं, नैब करवा देते हैं, केसेस करवा देते हैं या एग्जाइल हो जाते हैं। फिर तो आर्गूमेंट सबके पास है। ये नहीं, बात ये है ना कि इस वक्त तो सूरत हाल इस तरह है ना कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी को तो वो अनमैचेबल है। रिसेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री में पाकिस्तान में इतना पॉपुलर लीडर तो नहीं आया, और खासकर वो जब वो अपोजिशन में चले गए, जब उनके साथ रिसोर्सेज नहीं है। इसी तरह पंजाब लोकल का एक पंजाब का इलेक्शन हो तब भी जीत जाते हैं, कराची से खैबर तक वो हर जगह जीते हैं। तो वो सूरत हाल को अपना वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में कि कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस तो नहीं होता। इमरान खान की एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है पॉलिटिकली भी, और उनकी इतनी पॉपुलैरिटी कम से कम 85 ऑनवर्ड्स जितनी भी पॉलिटिक्स है मैंने तो बड़ी करीब से देखी हुई है। और उससे पहले की जो पॉलिटिक्स है मैंने अपने बुजुर्गों के सुनी भी है। वहाँ हम लोग फातिमा जिन्ना 2 दफा मेरे घर पे आई हुई है जेल में, तो हम पुराने लोग हैं, तो हमने इस तरह से नहीं देखा जो कि इतना सर्च जो है किसी की अपोजिशन में हो। जब नवाज शरीफ साहब को जो वो डिस्क्वालीफाई किया गया तो उनके पास तो बंदा ही नहीं निकला। तो इमरान खान के लिए तो अवाम निकल रही है ना, मैसेज। तो अल्टीमेट जो आर्बिट्रेज हैं वो तो मैसेज है, उन्होंने फैसला करना है। सर जरा आज सुप्रीम कोर्ट पे आज हैं सर, अच्छे आर्गूमेंट्स आपने दिए, कोई सुप्रीम कोर्ट पे पूछने हैं तो पूछें। मैं इसी से मुतालिक 2 सवाल करना चाह रही हूँ फैसल क्विकली। एक तो ये कि आप ये बात कह रहे हैं कि जो उनकी पॉपुलैरिटी है वो एक वन ऑफ द रीजंस है कि उनके खिलाफ फैसला नहीं आना चाहिए। आई मीन वी कैन नॉट मिक्स दीज टू ना, हम ये तो नहीं कह सकते कि लीगल मैटर्स के ऊपर उनकी पॉपुलैरिटी किसी तरह से अफेक्ट होगी। तो वो तो अपनी जगह एक जो लीगल मैटर्स की प्रोसीडिंग्स है वो अपने हिसाब से चलेंगे। अच्छा, अगर कल नाअहली हो जाती है तो कानूनी ऑप्शंस क्या हैं? नहीं, पहले तो जरा दुरुस्त कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी पॉपुलैरिटी है तो उनके खिलाफ फैसला नहीं आना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि वो पॉपुलर हैं तो उनके खिलाफ इंट्रीग्स की जा रही है पॉलिटिकल। ये फर्क है ना आर्गुमेंट। अगर वो देखिए, अगर तो कोई डिस्क्वालिफिकेशन से मुतालिक फैसला आता है तो इलेक्शन कमीशन लीगली स्पीकिंग तो कोर्ट ट्राइब्यूनल नहीं है, तो उनके पास तो ये पावर्स नहीं है। मेरा खुद मैंने केस इमरान खान साहब का पिंडी में और किया हुआ है, फवाद साहब किया, और मैंने इनकी कंटेम्प्ट आज इसी बुनियाद पर चैलेंज की हुई है कि ये ना ट्राइब्यूनल है ना ये कोर्ट है, तो ये कोर्ट की पावर्स यूज नहीं कर सकते। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर्स इलेक्शन कमीशन नहीं यूज कर सकता। तो देखिए उसमें तो ये आज तक 11 कोई फैसले हैं इलेक्शन कमीशन के जो कि जाते ही हाईकोर्ट ने ओवरटर्न कर दिए, तो ये भी ओवरटर्न हो जाएंगे। तो मसला ये है कि अगर कोई इस किस्म का फैसला आता भी है तो वो कोर्ट से जो है ओवरटर्न हो जाएगा, लेकिन उसका इफेक्ट ये होगा कि जो रही सही पॉपुलैरिटी इमरान खान साहब की नहीं है, ये तैयार किया हुआ है कि ये वहां पे देंगे। तो आई होप कि सैनिटी प्रिवेल करे और कोई ऐसा फैसला इलेक्शन कमीशन के पास एक चांस तो है ना कि वो अपनी जो एक ये इमरान खान साहब जो कहते हैं कि वो जो हमारे खिलाफ हैं, बिटर हैं, ये हैं, वो हैं, तो एक फैसला जो है इस तरह का फैसला जो कि आइन और कानून के मुताबिक ज़ाहिर उनके दायरे में रह के उन्होंने करना है, उससे बाहर रह के तो कर नहीं सकते, किसी को फेवर नहीं कर सकते, किसी को टारगेट भी नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका फैसल, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया। इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। फैसल चौधरी हमारे साथ मौजूद थे और सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और अपनी ओपिनियन दे रहे थे। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और इसके अलावा अक्टूबर का महीना बहुत सारी सियासी जो सरगर्मियां हैं वो तेज हुई हुई हैं, इसके हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और क्लासेस साहब, सबसे पहले आप तो अगर थोड़ा सा टाइम दे दें, एक हमारे पास एक्सक्लूसिव स्टोरी है बुलेट प्रूफ गाड़ियों के हवाले से कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काफ़ी वज़ीरों को कुछ कीमती बुलेट प्रूफ गाड़ियां उससे नवाजा है, क्या डिटेल्स हैं?
हाँ, आज हमारे रिपोर्टर बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, पता है आपको, इमरान मगराना साहब जब भी जाते हैं पार्लियामेंट कोई ना कोई एक्सक्लूसिव स्टोरी लेकर आते हैं। आज इमरान बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी लेकर आया कि ये बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जो आती हैं, जो करोड़ों रुपए की एक एक आती है, तो किस किस को दी गई हैं और वो किस किस के पास वो मौजूद हैं इस वक्त, तो बड़े इंटरेस्टिंग है। उसमें कई वजीर मुशीर और उसमें वो जो है ना उनके स्पेशल वो जो है एडवाइज़र उनको भी दिए हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, उनको भी मिल रहे हैं। चंद मौजूदा वज़ीर, जैसे मैंने कहा, अगर यूजली तौर पर वज़ीर और मशहूरों को मिलती जो है ना स्पेशल असिस्टेंट होती है 1800 सीसी की मिलती होती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर अगर कहें तो वो फिर रिलैक्स करके रूल्स वो उनको स्पेशल गाड़ियाँ दे सकते हैं, बुलेट प्रूफ है। मसलन उसमें उस साबिक़ वज़ीर आज़म ने ये हो गया इमरान खान साहब, शाहिद खकान अब्बासी, राजा परवेज़ अशरफ, यूसुफ गिलानी साहब, इनको बुलेट प्रूफ दी हैं, जो मेरा ख्याल है साबिक़ प्राइम मिनिस्टर मिलनी भी चाहिए, उनका राइट होता है कि उनकी सिक्योरिटी ज़्यादा होनी चाहिए। फिर हम देखें अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब हैं, इनको मिली हुई है, उन्होंने दी हुई है बुलेट प्रूफ के हैं या सॉफ्ट स्किन जो है। अच्छा, वफाकी वजीरों में जिनको दिए बिलावल ये भुट्टो साहब हैं, असद महमूद हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं, वो वज़ीर दाखिला हैं सर। इसके वफाकी वज़ीर हैं साज हुसैन, ये तूरी साहब हैं, अजाज सादिक हैं, मुर्तज़ा जवेद अब्बासी हैं, ये ली हुई, इनके पास बुलेट प्रूफ और बड़ी गाड़ियाँ हैं। इसके वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन, इसरार तरीन, आगा हसन बलोच इनके पास हैं। फिर वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ हैं, अब्दुल कादिर पटेल हैं, पटेल साहब हालांकि हेल्थ के मिनिस्टर ने, पता उनको क्या खतरा है। तारिक बशीर चीमा साहब वो फूड के हैं मेरा ख्याल है, उन्होंने भी ली हुई है ये एक एक वोट जो दिया हुआ है। अच्छा, साद रफ़ीक साहब ने ली हुई है और आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, इन्होंने भी ली हुई है। वफाकी वज़ीर में नवाबज़ादा ये शाहज़ैन बुगटी और अब्दुल वासे जो हैं इन्होंने ली हुई हैं। एहसन इकबाल साहब को मिली हुई है, कमर जमान कैरा साहब को मिली हुई है, और वज़ीर आज़म के मुशीर ये इंटरेस्टिंग आहद चीमा साहब, उनको भी BMW जीप जो है ना 5000 सीसी वो भी दी गई जनाब। और ये फिर भी ये कहते हैं कि पाकिस्तानी, अच्छा फिर इनका पेट्रोल, गाड़ियाँ, इनके सिक्योरिटी, इनका अमला, सारा कुछ जो है ना वो इनको मिलता रहता है। सो ये हुकूमत में आपको पता है मजे तो इसलिए, और ये टैक्स पेयर मनी है साहब जरा ये जेब से। क्लास साहब हमारे साथ मौजूद है हामिद मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन हैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है कल का, तो ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब का, बड़ी मैंने इनसे ज़ाती रिक्वेस्ट की है। मीर साहब आजकल अवॉइड कर रहे हैं शोज़ पर जाने से, वेरी नाइस ऑफ हिम। हालांकि इस वक्त किसी अहम जगह पे को खाने पे मौजूद थे, फिर भी उन्होंने टाइम निकाला है। आई एम ग्रेटफुल टू हामिद मीर साहब, क्योंकि मसला ये हमारी मजबूरी है कि शहर में जो अच्छी खबरें होती हैं, सियासी खबरें, वो हामिद मीर साहब से बेहतर किसी के पास नहीं। लाइक इट और नॉट बट दैट्स अ फैक्ट, इज़ वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटिकल रिपोर्टर्स। वो जितना अरसे से हैं उनके पास खबर होती है मीर साहब के पास, और ख़बर आपको पता है जर्नलिस्ट को बड़ा बनाती है, तो मीर साहब इसलिए हम मिन्नत तरला करते रहते हैं। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। और बहुत शुक्रिया सर जी, मुझे पता है आप बड़ी उस मजबूरी में थे, लेकिन मैंने भी अपनी मजबूरी आपको गिनवा दी है सर। सर आज आपका शो था, आपके पास जैसे मैंने कहा बड़ी अंदर की खबरें, तोशा खाने वाला, सर आपकी क्या रीडिंग है, क्या इन्फॉर्मेशन है? कल तोशा खाने का जो फैसला आ रहा है, तो इमरान खान साहब कोई बच रहे हैं या कोई तलवार को लटकी हुई है सर उन पे? देखें, जो कल फैसला होगा वो फैसला जो है वो वक्ती तौर पे एक हलचल तो पैदा करेगा, लेकिन जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पहले से ही इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है, जिसके बारे में उन्होंने अंदाजा लगाया हुआ है कि फैसला उनके खिलाफ आएगा, तो उन्होंने उस फैसले के खिलाफ एक अपील जो है वो तैयार की हुई है। अब उनके 2-3 जो वकील हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, तो उन्होंने बस कल का जो फैसला है उसको देखकर, तो उसमें उन्होंने सिर्फ कुछ जो उसमें जो आर्गूमेंट दिए जाएंगे इमरान खान के खिलाफ, तो उसमें कोई देखेंगे जो कुछ चीज जो है वो डाली जा सकती है, नहीं डाली, लेकिन जो उन्होंने एक पिटीशन है उसका खाका तैयार कर लिया होगा। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो तोशाखाना रेफरेंस में जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है वो अज्यूम कर चुके हैं कि उसके खिलाफ आएगा, और उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर चुके हैं और पिटीशन भी उनकी तैयार है। तो रिलीफ जैसे वो कहते हैं उनके मुखालफिन के खान साहब को, वो खुद ना भी जाए, जमानत भी मिल जाती है, कंफर्म भी हो जाती है, रिलीफ भी मिल जाती है, दहशतगर्दी के केसेस हों वहाँ भी रिलीफ मिलता है। ये उनकी अपोजिशन की बात का, अपोजिशन उनकी जो अपोजिशन है, हुकूमत कहती है कि जो केस बनता है खान साहब पे उनको रिलीफ मिलता है, लेकिन उनके बकौल हमें रिलीफ नहीं मिलता, हालांकि उनको भी अब मिलना शुरू हो गया है। तो रिलीफ फिर वो सुप्रीम कोर्ट का आप कह रहे हैं कि वहाँ से मिलने की उनको दोबारा तवक्को है। आज भी जैसे उनके खिलाफ तौहीन अदालत की पिटीशन थी वो भी मुस्तरद हुई है वहाँ पे सर। देखिए क्लाजरा साहब, मेरी जरा राय इसमें मुख्तलिफ है कि जो आज पिटीशन थी वो थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बुनियाद पे जी, और उन्होंने कहा जी कि आपने सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया हुआ है और इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेके आ रहे हैं इस्लामाबाद, और आपने एक फैसला दिया हुआ है तो वो उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, लिहाजा वो तौहीन अदालत कर रहे हैं, तो आप उनको रोकें।
तो ये तो अजम्पशन पे मबनी थी ना। तो आप टेक्निकल ग्राउंड पे अगर देखें जी। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उमर अताब बंदयाल साहब, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अभी तो लोग आए नहीं है, तो अभी तो सैलाब आया नहीं है जिस सैलाब का आप जिक्र कर रहे हैं, तो अजम्पशन की बुनियाद पे मैं कोई फैसला नहीं दे सकता। जहां तक ये बात है कि जी तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है, लेकिन आप ये देखें कि शहबाज शरीफ साहब को भी मिल रही है, मरियम नवाज को भी मिली है, और उनके जो हमजा को मिली, हमजा भी उसमें से बरी हुए हैं। हाँ, जी तो दोनों को रिलीफ मिल रही है। लेकिन देखना यह है कि इमरान खान साहब के साथ वो होता है जो नवाज शरीफ साहब के साथ पनामा केस में हुआ या नहीं। तो इरफान कादिर साहब जो हैं, जो कि वज़ीर आज़म के स्पेशल असिस्टेंट फॉर अकाउंटेबिलिटी हैं, उनको यकीन है कि इमरान खान साहब भी नवाज शरीफ की तरह नाहल हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान के साथियों को अभी तक यकीन नहीं आया। तो कल जो है वो ज्यादा दूर नहीं है, चंद घंटे रह गए हैं, देखें क्या होता है। मतलब तोशा खाना का आप कह रहे हैं कि इरफान कादिर साहब को यकीन है तोशा खाना में वो नाहल हो जाएंगे, आप उसका हवाला दे रहे हैं? नहीं, वो तोशा खाना में भी कहते हैं, वो और भी बहुत से इश्यूज हैं। तो इमरान खान साहब ने अल्टीमेटली नाहल होना है, ये उनका ख्याल है। राइट सर। अच्छा सर, आप एतजाज़ अहसन साहब को बहुत पुराना जानते, 35 साल से ज़्यादा आपको जर्नलिज्म में हो गए, बड़ी एक्टिव आपने फील्ड रिपोर्टिंग की है, बड़ा करीब से इन तमाम पॉलिटिशियंस को देखा है। एतजाज़ अहसन साहब का बड़ा ये लव हेट रिलेशनशिप रहा है शरीफ फैमिली से, कि बड़ा करीबी इनका तल्लुक था। इन्होंने 2000 में जब कोई वकालत नहीं करने को तैयार था, इन्होंने आके उन शरीफ फैमिली के केसेस लड़े थे। फिर लंदन में भी आपने भी देखा, हमने भी वहाँ पे देखा, बड़ी इनकी इज्जत थी एतजाज़ साहब की। MNA का इलेक्शन लड़ा, उन्होंने इनके अगेंस्ट बंदा नहीं खड़ा किया। अचानक एतजाज़ साहब को हमने देखा है कि इनके दरमियान और शरीफ फैमिली या उनके बंधुओं के दरमियान एक लड़ाई झगड़े और बड़ी इंतहाई सख्त किस्म की एक कन्फर्ट्रेशन है। इसकी क्या रीज़न आप समझते हैं? ये क्यों ऐसा हुआ है? इतने मोहब्बत प्यार से यकदम इतनी ज़्यादा इनकी लड़ाई झगड़ा, और इमरान खान साहब के क्यों करीब हुए हैं एतजाज़ साहब? ये वही जो आपने सवाल में ही जिक्र कर दिया ना, तो 2002 से पहले इमरान खान साहब जो हैं वो 2002 से पहले भी एतजाज़ साहब के दोस्त थे। लेकिन 2002 के इलेक्शन तक नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हमेशा एतजाज़ साहब के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। और 2002 का जो इलेक्शन है, मुझे याद है, उसमें जो एतजाज़ साहब का पोस्टर था उसपे ये लिखा होता था, बेनज़ीर का भाई, नवाज शरीफ का वकील। अच्छा। और फिर 2008 का जो इलेक्शन था वो एतजाज़ साहब ने नहीं लड़ा था, वो सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने बायकॉट किया था। तो 2013 में एतजाज़ साहब ने ये एज्यूम कर लिया था कि मुस्लिम लीग नून पहले की तरह उन पर मेहरबानी करेगी और अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। वो उन्होंने इलेक्शन उनकी अहलिया ने लड़ा था, और लेकिन जो है वो मुस्लिम लीग नून ने उनके मुकाबले को उम्मीदवार खड़ा कर दिया, तो वो हार गई। तो चौधरी साहब का यह ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब ने उनके साथ अच्छा नहीं किया, लिहाजा वो उनके साथ उनकी लड़ाई हो गई है। लेकिन अब सूरत जो है वो काफी इसमें आगे जा चुकी है। और पिछले दिनों चंद माह पहले की बात है कि लाहौर में ये दोनों एतजाज़ अहसन साहब और उनकी अहलिया के साथ मेरी बात हो रही थी। तो एतजाज़ अहसन साहब जो है उनका ख्याल था कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेगी और नवाज शरीफ को कभी रिलीफ नहीं मिल सकती। लेकिन वो उनकी उम्मीदों के बरखिलाफ जो है वो सूरत बदल गई है। और दूसरा वो ये कहते हैं जी कि मैंने बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी के बहुत केस लड़े हैं, और सारे के सारे केस उनके नवाज शरीफ ने बनाए थे, और ये केस बनाए गए थे 2013 के बाद। तो 2013 के बाद जो है पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून के करीब नहीं जाना चाहिए। और ये आपको याद भी होगा कि जरदारी साहब खुद जो है वो नवाज शरीफ के खिलाफ काफी स्टेटमेंट देते रहे हैं। तो उसके बाद जरदारी साहब जो है उन्होंने नवाज शरीफ से जब सुलह कर ली तो एतजाज़ साहब ने उसको कबूल नहीं किया। इसके अलावा एक और भी इशू है, और वो ये है कि जब सदारती इलेक्शन हुआ था ये 2018 में, तो उसमें पीपल्स पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया एतजाज़ साहब को, और एतजाज़ साहब जो है उनके मुकाबले पे जो मुस्लिम लीग नून है उसने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया, और आरिफ अलवी साहब जो है वो आसानी से जीत गए। तो वो भी एक उनको तकलीफ है कि मुस्लिम लीग नून ने सदारती इलेक्शन में भी मेरी मदद नहीं की। तो ये काफी मेरे ख्याल एक जाती रंजिश बन गई है। मीर साहब बड़ा आपने तफसील से बताया, लेकिन इसमें ये देखें कि चले नवाज शरीफ साहब अच्छे बुरे वो अपनी जगह पे, उन्होंने एक दफ़ा इनको MNA बनवा दिया। जरदारी साहब अच्छे जब पूरे 6 साल के लिए उन्होंने सेनेटर भी बनवा दिया, तो वो एतजाज़ अहसन साहब इन दो जेस्चर से वो मुतमिन खुश नहीं हुए? ये आप बात सही कर रहे हैं, लेकिन
इस हवाले से मेरे पास काफी जो है वो इंफॉर्मेशन है। जब बेनजीर भुट्टो साहब जिंदा थी तो उसी जमाने में चौधरी साहब के ना शिकवे शिकायतें शुरू हो गए थे। बहरहाल आप इस चीज को भी ध्यान में रखें कि एतजाज हसन साहब जो हैं वो जनरल ज़िया-उल हक के दौर में वो बहुत भरपूर तरीके से तहरीक बहाली जमहूरियत में शामिल थे। उन्होंने जेलें भी काटी और उसके बाद भी जो 1988 का जो इलेक्शन था उस इलेक्शन से पहले जो है वो बेनजीर भुट्टो साहबा ने उनके एतजाज हसन साहब को वकील बनाया और 2-3 बड़े अहम केसेस थे जो वो केस भी एतजाज साहब ने जीते, फिर उनको वजीर दाखिला भी बनाया गया। फिर एतजाज हसन साहब जो है और उन पर जनरल हमीद गुल साहब ने वो ISI के सरबराह थे, उन्होंने इल्जाम लगा दिया कि उन्होंने सिखों की लिस्टें दी हैं। बेनजीर भुट्टो साहबा ने उस पर एतजाज हसन साहब का दफा किया और वो इशू जो है वो चलता रहा। पीपल्स पार्टी ने कभी उनको अबेंडन नहीं किया, पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी रही। जब एतजाज हसन साहब कौमी असम्बली का इलेक्शन हार गए, जैसा कि आप खुद भी कह रहे हैं, तो उसके बाद उनको 1 दफा नहीं 2 दफा सेनेटर बनाया गया। तो मेरा ये ख्याल है कि एतजाज हसन साहब जो हैं उन्होंने काफी आउट ऑफ द वे जाके तो अपनी पार्टी की पॉलिसी की खिलाफवर्जी की है। इसके बावजूद अभी तक उनके खिलाफ कोई इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। और आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरा ये ख्याल है कि मामला जो है वो ठीक हो जाने चाहिए। एतजाज हसन साहब कुछ देर के लिए चुप हो जाए तो पीपल्स पार्टी भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करे। ठीक है। अच्छा मीर साहब, आप क्योंकि अगेन मैं कहूँगा आई होप के इस पे कि थोड़ा सा ये जो मुज़ाकरात की बातचीत चल रही थी, इमरान खान साहब ने भी तस्लीम कर लिया है कि हाँ जी बातचीत हो रही थी। पहले मानते नहीं थे, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी मान लिया कि मुलाकात हुई है वहाँ पे। फिर उसके बाद ये फवाद चौधरी साहब ने भी मान लिया, पहले डिनाई करते थे कि इमरान खान साहब और उनकी शायद मुलाकात नहीं हुई चीफ साहब की। अब वो मान गए कि हुई है मुलाकात। इमरान खान साहब कल परसों वो सहाफ़ियों से मिले तो उसमें उन्होंने कहा जनाब कि मैं इतना जल्दी गुस्सा नहीं करता जितना बाजवा साहब करते हैं। सर आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है कि मुज़ाकरात जारी हैं, डेडलॉक है और लॉन्ग मार्च का आप क्या देख रहे हैं, अगले महीने क्या होने वाला है सर, नेक्स्ट मंथ? मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ये जो मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं ना कुछ लोग, खास तौर पे शेख रशीद साहब, फवाद साहब, तो इस पे काफी गुस्सा है, इस पे काफी नाराजगी का इजहार किया जा रहा है कि जब हमारे इनसे इस वक्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे तो ये लोग ऐसा तासुर क्यों दे रहे हैं। क्योंकि आप देखें इमरान खान साहब ने भी जो बात की थी तो वो बेग की बात थी कि हो भी रहे हैं और नहीं भी हो रहे। देखें एक मीटिंग हुई थी, मुझे पता है कि उस मीटिंग में कौन कौन 2-3 लोग थे। वो मीटिंग थी जो अदर दैन इमरान खान 3 रहनुमा थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और वो कोई एक जो पुरानी शनासाई थी क्योंकि ये लोग इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज पे थे, तीनों जो मिनिस्टर साहिबान थे, तो वो पुरानी शनासाई की वजह से एक जगह पे इनकी एक सिर्फ मुलाकात हुई थी और वो गैर रस्मी थी। अलबत्ता जो मीटिंग प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने करवाई है वो मीटिंग थी, एक बाकायदा मीटिंग थी, और उस मीटिंग से पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को बता दिया था और उनसे पूछ के गए थे, और उन्होंने इस चीज का ख्याल रखा कि आर्टिकल 243 और 244 जो है इसकी खिलाफवर्जी का मुझ पर इल्जाम नहीं लगना चाहिए। और वो जो मीटिंग थी उस मीटिंग में जो इमरान खान साहब से जो मैं आप बड़ी अहम बात बताइए, आर्टिकल जरा कौम को बता भी दें कौन से आर्टिकल हैं जिनके खिलाफ वर्जी नहीं हुई। देखिए एक तो आर्टिकल 243 जो है उसके मुताबिक जो अफवाज पाकिस्तान है वो वफाकी हुकूमत का सबॉर्डिनेट अदारा है। ट्रू। और जो अफवाज पाकिस्तान है वो पॉलिसी मेकर नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसी मेकर है और वो सबॉर्डिनेट अदारे अफवाज पाकिस्तान के जरिए पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है। ये है 42-43। 244 जो है उसके तहत फौजी जवान और अफसरान एक हलफ लेते हैं और वो कहते हैं जी हम सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं होंगे। ये जो 2 आर्टिकल्स हैं, इन दोनों आर्टिकल्स पे पिछले 4-5 महीने के दौरान फौजी हलकों में बड़ी बहस होती रही है। ऑफिशियल मीटिंग्स के अंदर इनका बड़ा जायजा लिया गया। तो ये बार बार जो है ये जो अफसरान जो हैं सीनियर अफसरान से जब बात होती है वो कहते हैं जी हमने इन 2 आर्टिकल्स की खिलाफवर्जी नहीं करनी। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं वो अभी भी कर रहे हैं। बहरहाल उनका ये कहना है हमने खिलाफ। अच्छा मीटिंग का सर आप बता रहे थे, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा इसको एक्सप्लेन किया। तो मीटिंग में सर क्या हुआ सर इनकी चीफ साहब की? मीटिंग में जो थी वो इमरान खान साहब की जो डिमांड थी वो इस किस्म की डिमांड थी कि जो अगेन 243 और 244 की खिलाफवर्जी के जुमरे में आ रही थी। तो उन्होंने कहा जी कि ये एक सियासी मामला है, जब आप प्राइम मिनिस्टर थे तो आपने भी हमें कहा था कि जाके इनसे बात करें कि ये तहरीकत में एतमाद वापस लें और इलेक्शन का ऐलान करें।
तो हमने आपके मैसेंजर का किरदार अदा किया था, हमने जाके एक मैसेज दे दिया था। अब आप जो बात कर रहे हैं तो हम भी जाके जो बात आप हमें कह रहे हैं हम वापस जाके ये बात उनको बता सकते हैं, लेकिन हम उनको फोर्स नहीं कर सकते जी। तो हम 243 और 244 की खिलाफवर्जी नहीं करेंगे। उस पर वो मीटिंग खत्म हो गई थी, उसके बाद इनका कोई राब्ता नहीं है। और ये जो पिछले 3-4 दिन थे, खास तौर पे ये जो बाई इलेक्शन थे जिसमें 6 सीटों पे इमरान खान साहब जीते हैं, उसके फौरन बाद से ये जो सरगोशियां हो रही हैं और चहमगोइयां हो रही हैं जी कि दोबारा कोई मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो गया है। तो मुझे तो यही बताया गया कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है किसी के साथ, ना इमरान खान के साथ, ना फवाद चौधरी के साथ, ना शेख रशीद के साथ। जो भी हुआ है वो बाई इलेक्शन से पहले था, और जो जितनी भी गुफ्तगू हुई वो फेडरल गवर्नमेंट की इजाजत से और उनकी मर्जी के मुताबिक बात हुई थी। और कोशिश ये की गई कि इमरान खान और जो फेडरल गवर्नमेंट में जो थादी जमातें हैं, कोलिशन गवर्नमेंट है, इनके दरमियान डेडलॉक खत्म किया जाए, इनके दरमियान मुज़ाकरात करवाए जाए। मीर साहब लास्टली आपने बड़ा टाइम है अभी, अच्छा है टाइम, अच्छा चलो मीर साहब का फिर मैं कि शायद वो उसमें हो। ये नवंबर का महीना आ रहा है सर, बड़ा अहम महीना है, आप क्या फोर्स ही करें? आपने तो कई यहाँ पे, जैसे मैंने कहा, आप 30 साल से ज़्यादा इस्लामाबाद में कवर कर रहे हैं, हुकूमतें आते जाते और उसके बाद अपॉइंटमेंट्स देखते रहे। नवंबर में आपकी क्या रीडिंग है सर? नया चीफ आ रहा है, मौजूदा को एक्सटेंशन मिल रही है, लॉन्ग मार्च हो रहा है, ये क्या आपकी रीडिंग क्या है सर, या इन्फॉर्मेशन क्या है? मेरा ये ख्याल है जी इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की कोशिश करेंगे और कुछ दिनों में वो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देंगे, और उसके बाद फिर जो है वो फैसला कुन मरहला शुरू होगा। और जिस अपॉइंटमेंट की आप बात करें, मेरा ख्याल है वो काफी दूर है, उससे पहले बहुत कुछ हो जाएगा। कोई आइडिया? लोग थोड़ा सा, मेरा ख्याल है सर, दे वुड लव टू हैव सम इनसाइट। आपकी बातें सुनकर सनसनी तो उनमें पहली होगी, यकीनन क्यूरियस होंगे कि क्या हो जाएगा सर, क्या आपके जहन में कोई नया सेटअप आ जाएगा? देखिए, जब इमरान खान साहब जो है जब वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे तो जाहिर बात है फिर उसको रोकने की कोशिश होगी, क्योंकि आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की दरखास्त पे जो समाअत हुई है तो उसमें जो चीफ जस्टिस साहब हैं, आप जरा देखिए ना उन्होंने क्या बातें की हैं। 2 बातें बड़ी हैं। पहली बात तो यह है कि उन्होंने कहा जी कि पहले भी जो लोग आए थे वो 200-300 लोग थे, तो वो सैलाब नहीं था, तो जो भी किया वो 200-300 लोगों ने किया, जब वो आएंगे तो उनको देख लेंगे। और दूसरी बात जो है वो सबसे अहम बात यह थी कि हम इधर ही बैठे हुए हैं और जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तो हम ये केस जो है वो छुट्टी वाले दिन भी देख सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने रिमार्क्स में कह रहा है कि 200-300 लोग हैं, तो उनका ख्याल है कि घबराओ नहीं भाई, हम बैठे हुए हैं। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि एक ये भी जो इम्प्रेशन था कि कुछ रियासती इदारे जो हैं वो एक पेज पे नहीं है, तो आपको थोड़े दिनों में नजर आएगा कि तमाम रियासती इदारे एक पेज पे हैं। मतलब इमरान खान साहब को मैसेज चला गया है कि आप आराम से, मतलब इस दफ़ा उन्हें रिलीफ नहीं मिलने वाला ना, मतलब जो इदारे जो मैटर करते हैं आपकी तरफ, वो इदारे उनके साथ नहीं है। हुकूमत के लिए रिलीफ का काम है, आप समझते रिलीफ है? और दूसरी खबरें आ रही हैं कि हुकूमत शायद ये समझती है कि हमारा जो बयान था वो इमरान खान साहब ले गए, उनके पास पावर होगी। कल हमने कौमी असम्बली में देखी, बड़ी फेरी स्पीचेस हुई, उनका भी स्टांस बदल रहा है। तो हुकूमत के जो हैं उस स्पेशली नवाज शरीफ साहब यानी कि वज़ीर जो हैं, वो दोबारा आप समझते हैं कि 12 अक्टूबर उनको सूट करता है कि ठीक है कि दोबारा आएँ और हमें हटा दें, उसके बाद हम फिर जाएंगे अवाम के पास, उसमें सियासी शहीद बन के, या फिर अपना नैरेटिव बिल्ड करेंगे जैसे खान साहब ने बिल्ड किया है? आपको लगता है कोई इस तरह की उनके अंदर कोई? देखिए, आपके लंबे सवाल का मैं बड़ा मुख्तसर सा जवाब दूंगा सर कि मुझे आने वाले दिनों में अगले इलेक्शन से पहले ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये तीनों पार्टियां बहुत बड़े इंतशार का शिकार होंगी और इनमें बहुत टूट फूट होगी, और तीनों पार्टियां जो हैं इनके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं और इनको अभी तक समझ नहीं आ रही। अच्छा मीर साहब, ये भी बताएगा कि जिस तरह से आपने कहा कि कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे, तो फिर फवाद चौधरी साहब क्यों लिंक करे हैं लॉन्ग मार्च को मुज़ाकरात के साथ? कि अगर लॉन्ग मार्च का ऐलान हो जाता है तो समझ लें कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए। व्हाई इज ही गिविंग मिक्स्ड सिग्नल्स? मुझे नहीं पता, ये आपको उनसे पूछना चाहिए। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि मेरी तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं से पिछले 2 दिन में बड़े अहम लोगों से बातचीत हुई है। उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड मेरे से ये कंफर्म किया है मेरी इंफॉर्मेशन को, कि जो भी हमारी बातचीत हो रही थी बैकडोर चैनल से, जो भी राब्ते थे, एक उसमें थे आरिफ अलवी साहब और दूसरे वो खुद थे, ये 2-3 लोग, और वो ज़िमनी इलेक्शन से पहले की बात है। ज़िमनी इलेक्शन के बाद सब चीजें खत्म हो चुकी हैं और अब सिर्फ इमरान खान साहब जो हैं वो कुछ प्रेपरेशन कर रहे हैं और प्रेपरेशन के मरहले से गुजर रहे हैं और लॉन्ग मार्च का उन्होंने ऐलान करना है।
और आज तो फवाद चौधरी साहब ने ये भी कहा कि अपने बोरिया बिस्तरे बांध लें लॉन्ग मार्च के लिए। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही मैं लूंगा, उनकी आज की स्टेटमेंट का मैं मतलब यही लूंगा कि बैकडोर चैनल से जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो डेडलॉक का शिकार हैं या नाकाम हो चुके हैं, और अब इमरान खान साहब के पास डू और डाई की सिचुएशन है। उन्होंने हर सूरत में लॉन्ग मार्च करना है और उसको हर सूरत में कामयाब करना है। अगर वो कामयाब ना कर सके तो ये उनकी बहुत बड़ी सियासी नाकामी है। मीर साहब थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है, लेकिन क्योंकि आपने बड़ा परसू किया है, हमने भी उस पर थोड़ा से तबले पे संगत दी हुई है। वो मिफ्ता इस्माइल साहब और इसहाक डार साहब की जो लड़ाई चलती है, आज भी डार साहब से सवाल हो रहा था, मिफ्ता इस्माइल साहब ने उन पर अटैक किया है। तो ये कब तक आपका ख्याल है मिफ्ता साहब और डार साहब का इशू जो है ये चलता रहेगा? आज फिर जैसे मैंने कहा वो समझते हैं डार साहब को उन्होंने इकॉनमी का नुकसान पहुंचाया बहुत सारा। अच्छा, इसमें मेरी राय जो है वो बड़ी इसमें दो टोक है, और इस राय का इजहार मैंने थोड़े दिन पहले मिफ्ता इस्माइल साहब से मेरी बड़ी जल्दी गुफ्तगू हुई थी, उसमें भी मैंने किया था। मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेंथ पर फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बने थे जी। वो मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे नहीं थे, और आज भी वो मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे नहीं है। ठीक है, बस इतना मैं कहूँ। मीर साहब किसके ठीक है। हैं? कोई थोड़ी सी कोई जाते जाते हिंट देते जाए, किसके हैं सर वो बस उन्हीं के हैं जो इस मुल्क के असल मालिक हैं। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर मीर साहब, आपने हमें टाइम दिया और काफी डिटेल से एनालिसिस किया। कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, देखते हैं कल के दिन में क्या डेवलपमेंट होती है। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।